नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. शिक्षा राज्य सूची का विषय है। 2. शिक्षा से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सिटमैक्स अभ्यास के 2021 संस्करण की मेजबानी RSN सिंगापुर द्वारा की जा रही है। 2. कोविड-19 प्रतिबंधों के मद्देनजर इसे संपर्क रहित केवल समुद्री अभ्यास यानी नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली एक्सरसाइज के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। 3. 2019 से यह अभ्यास हर साल आयोजित किया जा रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका सही जवाब था बेलारूस। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्ध उपग्रह यानी क्वासी सैटेलाइट्स का सबसे उपयुक्त तौर पर वर्णन करता है? इसका सही जवाब था पृथ्वी की कक्षा के समीप सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह स्पेस रॉक। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह करतारपुर में थे जहां सिख धर्म की नींव रखी गई थी। 2. करतारपुर कॉरिडोर भारत में दरबार साहिब गुरुद्वारा को पाकिस्तान में डेरा बाबा नानक से जोड़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह राष्ट्रीय राजमार्ग 731 यानी NH 731 से होकर गुजरता है। 2. एक्सप्रेसवे 6 लेन है जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। 3. इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला साल 2020 में रखी गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, आपका बंटी और महाभोज निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखक या लेखिका के 2 प्रसिद्ध कहानी उपन्यास हैं? मन्नू भंडारी, महाकवि निराला, महादेवी वर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न था, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब था उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 16 नवंबर 2021 को पहला ऑडिट दिवस मनाया गया। 2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की ऐतिहासिक स्थापना को चिन्हित करने के लिए ऑडिट दिवस मनाया। 3. 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले महालेखा परीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसका सही जवाब था उपर्युक्त सभी। अंतिम प्रश्न था, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। 2. वर्तमान में राजीव जैन इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मधुमेह एक गैर संक्रामक रोग यानी NCD है और यह पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से अपर्याप्त इंसुलिन के उत्पादन के कारण होता है। 2. टाइप 1 मधुमेह का सबसे आम प्रकार है। 3. डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग को इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार 2045 तक अफ्रीका में मधुमेह के मामलों की संख्या बढ़कर 55 मिलियन 2021 से 134% की वृद्धि होने का अनुमान है। मधुमेह एक गैर संक्रामक रोग यानी NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। यह तब होता है जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या शरीर उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है। इसलिए कथन 1 सही है। इसे 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। टाइप 1 मधुमेह, यह तब होता है जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है। टाइप 2 मधुमेह, यह मधुमेह का सबसे आम प्रकार है जिसमें शरीर
उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी तौर पर उपयोग नहीं कर पाता है। इस स्थिति को इंसुलिन प्रतिरोध कहा जाता है। टाइप 2 मधुमेह होने का मुख्य कारण मोटापा और व्यायाम की कमी है, इसलिए कथन 2 गलत है। 1921 में इंसुलिन की खोज टोरंटो विश्वविद्यालय के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग और मेडिकल छात्र चार्ल्स बेस्ट ने की थी। 1923 में डॉक्टर बेंटिंग को इस खोज के लिए प्रोफेसर मैक्लियोड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के प्रोफेसर के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेरबेरस का सबसे उपयुक्त तौर पर वर्णन करता है? एक बैंकिंग ट्रोजन, डिनायल ऑफ सर्विस यानी DOS अटैक, ईव्सड्रॉपिंग, मैन इन द मिडल MITM अटैक या फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी XSS सॉफ्टवेयर अटैक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक बैंकिंग ट्रोजन। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI भुगतान प्रणाली ने भारतीय सामाजिक आर्थिक डिजिटल डिवाइड को तेजी से कम किया है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के बीच वैश्विक बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग में साइबर अपराध का खतरा भी बढ़ा है। सेरबेरस मैलवेयर एक बैंकिंग ट्रोजन है। यह मुख्य तौर पर क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे वित्तीय डेटा चोरी करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। ट्रोजन एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड या सॉफ्टवेयर होता है। यह डेटा चोरी करने, नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या बाधित करने का कार्य करता है। बैंकिंग ट्रोजन एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम यानी मैलिशियस प्रोग्राम है। इसका उपयोग ऑनलाइन बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने वाले ग्राहकों की गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, एक बैंकिंग ट्रोजन। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। 1. त्वरित और किफायती लेन देन। 2. निवेश गंतव्य यानी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। 3. एंटी इन्फ्लेशनरी करेंसी। उपर्युक्त में से किसे या किन्हें क्रिप्टो करेंसी का या के लाभ कहा जा सकता है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी के प्रबंधन के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। इस संबंध में उन्होंने प्रगतिशील और दूरदर्शी कदम उठाने का आह्वान किया। जान लेते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी या मुद्रा होती है। इसमें लेन देन संबंधी जानकारियों को कूटबद्ध यानी एनक्रिप्टेड तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस यानी डिसेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। नजर डाल लेते हैं क्रिप्टो करेंसी के लाभ पर। तेज और किफायती लेन देन। लेन देन के लिए बैंक या किसी अन्य मध्यस्थ की भूमिका की आवश्यकता नहीं होने से लेन देन के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करना सस्ता है, इसलिए बिंदु 1 सही है। निवेश गंतव्य यानी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। क्रिप्टो करेंसी की आपूर्ति सीमित है और पिछले कुछ वर्षों में अन्य वित्तीय साधनों की तुलना में क्रिप्टो करेंसी की कीमत तेजी से बढ़ी है। इसके चलते क्रिप्टो करेंसी एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बना है, इसलिए बिंदु 2 सही है। एंटी इन्फ्लेशनरी करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की उच्च मांग के चलते इसकी कीमतें काफी हद तक बढ़ी हैं। ऐसे में लोग खर्च करने की तुलना में अधिक क्रिप्टो करेंसी रखना पसंद कर रहे हैं। इसका प्रभाव अपस्फीतिकारक हो सकता है, इसलिए बिंदु 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा लमखागा दर्रा ट्रैक निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर लद्दाख। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, उत्तराखंड। हाल ही में पर्वतारोहण और ट्रैकिंग अभियानों में लमखागा दर्रा ट्रैक में 21 ट्रैकर्स की मृत्यु हो गई। लमखागा दर्रा गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में अत्यधिक ऊंचाई वाला दर्रा है। इसकी ऊंचाई के कारण इसे हिमालय उत्तराखंड में सबसे कठिन ट्रैक में से एक माना जाता है। यह उत्तराखंड के हर्षिल और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर को जोड़ता है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी IONS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
IONS 2008 में भारतीय नौसेना द्वारा परिकल्पित एक वार्षिक कार्यक्रम है। 2. भारत ने अधिकतम अवधि के लिए IONS की अध्यक्षता की है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन गलत हैं। 15-16 नवंबर के बीच फ्रांसीसी नौसेना द्वारा हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी IONS के प्रमुखों के सम्मेलन के 7वें संस्करण की मेजबानी पेरिस, फ्रांस में की जा रही है। हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी IONS के 7वें संस्करण की मेजबानी फ्रांसीसी नौसेना द्वारा रियूनियन द्वीप पर की गई थी। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी IONS एक स्वैच्छिक और समावेशी पहल है। यह पहल समुद्री सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं को एक साथ लाती है। IONS 2008 में भारतीय नौसेना द्वारा परिकल्पित एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, इसलिए कथन एक गलत है। IONS में हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR से सटे 24 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं और 8 पर्यवेक्षक देश हैं। यह प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने और मानवीय सहायता और आपदा रहित यानी HADR का भी कार्य करता है। IONS की अध्यक्षता भारत 2008 से 10, संयुक्त अरब अमीरात 2010 से 12, दक्षिण अफ्रीका 2012 से 14, ऑस्ट्रेलिया 2014 से 16, बांग्लादेश 2016 से 18 और 2018 से 21 में ईरान द्वारा की गई है। अतः कथन 2 गलत है। फ्रांस ने जून 2021 में 2 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्षता ग्रहण की है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किन संगठनों या आंदोलनों के साथ जुड़े थे? 1. सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, 2. हिंदू राहत आंदोलन यानी हिंदू रिलीफ मूवमेंट, 3. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 4. हिंदू महासभा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4, या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। लाला लाजपत राय 28 जनवरी 1865 से 17 नवंबर 1928। लाला लाजपत राय भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर भी कहा जाता था। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद के साथ हिंदू धर्म के आदर्श एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की ओर ले जाएंगे। वे हिंदू महासभा से भी जुड़े रहे। उन्होंने 1917 में न्यूयॉर्क में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। अमेरिका में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नैतिक समर्थन का आह्वान किया। उन्हें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था। 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं होने के चलते उसका विरोध करते हुए असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने 1897 में अकाल पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करने और उन्हें मिशनरियों के चंगुल से बचाने के लिए हिंदू राहत आंदोलन की स्थापना की। उन्होंने 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। अतः विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन यानी AIPOC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत में विधानमंडलों का सर्वोच्च निकाय है। 2. यह 2021 में अपने गठन के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा है। 3. इसके 82वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में आयोजित 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन यानी AIPOC के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। अतः कथन 3 गलत है। यह भारत में विधानमंडलों का सर्वोच्च निकाय है, इसलिए कथन 1 सही है। 2021 में AIPOC के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में इसका 82वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अतः कथन 2 गलत है। इसका पहला सम्मेलन भी 1921 में शिमला में ही आयोजित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 2. भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 16 नवंबर 1978 को हुई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। यह हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। भारतीय प्रेस परिषद मीडिया के लिए एक नैतिक प्रहरी के तौर पर कार्य करती है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रेस की स्वतंत्रता अन्य बाहरी कारकों के खतरों या प्रभाव से नियंत्रित ना हो। अतः कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक गांव के तौर पर चुना गया है। 2. यह दर्जा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO द्वारा प्रदान किया जाता है। 3. पोचमपल्ली गांव को भारत के रेशम शहर के तौर पर भी जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक गांव के तौर पर चुना गया है, इसलिए कथन 1 एवं 2 सही है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का प्रतिष्ठित पुरस्कार 2 दिसंबर 2021 को मैड्रिड, स्पेन में UNWTO महासभा के 24वें सत्र के अवसर पर दिया जाएगा। पोचमपल्ली हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर तेलंगाना के नलगोंडा जिले का एक शहर है। इसे उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत की सिल्क सिटी के तौर पर जाना जाता है, जिन्हें इकत नामक एक अनूठी शैली में बुना जाता है, इसलिए कथन 3 सही है। 2004 में पोचमपल्ली इकत शैली को भौगोलिक संकेतक यानी GI का दर्जा दिया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? प्रभास, रजनीकांत, पुनीत राजकुमार, या फिर नटराज बाबू? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुनीत राजकुमार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। पुनीत राजकुमार को पावर स्टार के नाम से जाना जाता है। बीते 29 अक्टूबर को इनका निधन हो गया। वह इस पुरस्कार के 10वें प्राप्तकर्ता होंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक रत्न पुरस्कार कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, अतः विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, पुनीत राजकुमार। अंतिम प्रश्न है, भूमि संवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 2. भूमि संसाधन विभाग ने इस आयोजन में राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन पुरस्कार 2021 और राज्यों की राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग भी शुरू की है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में भूमि संवाद डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी DILRMP पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया, इसलिए कथन 1 गलत है। इस मौके पर नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी NGDRS पोर्टल और डैशबोर्ड का भी शुभारंभ हुआ और डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया। यह भू अभिलेखों के पंजीकरण के लिए एक उन्नत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इस आयोजन में भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन पुरस्कार एवं राज्यों की राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग भी शुरू की गई, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेनिसिलिन पहली बार इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीबायोटिक था। 2. पेनिसिलिन रूमेटिक फीवर के इलाज के लिए सबसे सस्ती दवा है। 3. रूमेटिक फीवर भारत में स्थानिक है, जो आमतौर पर 5 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रभावित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2,
केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।